नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के तुगलकाबाद में जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ा गया था और उसको लेकर लगातार एक मैसिव आंदोलन हुआ। चंद्रशेखर आजाद रावण उस मामले में जेल भी उनमें भी उनको डाल दिया गया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि गुरु घर का काम शुरू हो गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो 12 बीघा जमीन थी उसमें सिर्फ 400 वर्ग मीटर की देने की बात हो रही है। तो क्या ये कितना न्योचित है, आगे क्या कदम होगा और कुछ और राजनीतिक मसले जिस तेजी से उभर रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण, अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ यूपी की राजनीति कर रहे हैं या सीएम पीएम की राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर भी सवाल लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, इनके पार्टी के भी लोगों ने, इनके समर्थकों ने जानना चाहे कि क्या चंद्रशेखर रावण यूपी तक सीमित रहेंगे या देश भर में एक क्राइसिस है, जो बहुजन समाज के यूथ लीडर हैं उनकी क्राइसिस है, तो उसको लेकर क्या रोड मैप है, उसी पर हम बात करेंगे। चंद्रशेखर, स्वागत है। पहला सवाल वही कि क्या आप सचमुच संतुष्ट हैं? 400 वर्ग मीटर जमीन आपको दी जा रही है, जबकि वो जमीन अरबों खरबों की जमीन है और 12 बीघे की जमीन थी। शंभू जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दूसरी बात यह है कि मेरी खुशी की तो कल्पना नहीं की जा सकती। मेरी खुशी किस बात में हो सकती है? तो मेरी खुशी तो मुझे तो खुशी तभी मिलेगी जब बहुजन समाज का राज आएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरा देश और तमाम देश में रहने वाले लोग जानते हैं कि ये देश जो है इस देश के मूल निवासियों का है और उन्हें अपने ही देश में अपनी जो जमीन उन समय तक उनके कब्जे में रही, 600 साल पुराना जिससे इतिहास जुड़ा हुआ है, उस जमीन के लिए भी जो है ऐतिहासिक जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार की कुछ आपसी जो सामंजस्य हुआ है, कुछ जो उसमें कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, तो उसके बाद बता रहे हैं 400 गज करीब जमीन दे रहे हैं। हमारे लोग तो उस 400 गज पे भी खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो, क्योंकि मैं हकदार हूँ, तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूँ, एक एक जमीन चाहता हूँ अपनी, जो हमसे छीनी गई है। मैं इस पे, लेकिन अच्छा है कि इतने बड़े आंदोलन से और इतने बड़े कुर्बानियों के बावजूद पूरे देश में, पूरे संत समाज ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, 96 लोगों ने, 95 मेरे साथ 95 साथियों ने 2 महीने ज्यादा जेल का समय जो है काल कोठरी का तिहाड़ का काटा। बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं तो एक एक गज जमीन चाहता था, लेकिन अब जिनको इस पे खुशी है, हो सकती, मुझे खुशी नहीं, दिल से खुशी नहीं। तो क्या आगे क्या क्या प्लान है? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि ये जमीन कब्जाने के लिए, चूंकि ये जमीन 500 साल 600 साल से ये बहुजनों की संपत्ति थी, गुरु रविदास महाराज जी का एक गुरु घर था, और क्या लग रहा है आपको कि ये जमीन कब्जाने की कोशिश थी और उसमें कोर्ट को भी गुमराह किया गया, कोर्ट से फैसले ले लिए गए? देखिए, ये सारा षड्यंत्र था उस ऐतिहासिक स्थल को खत्म करने का, उसका हमारा इतिहास खत्म करने का। उस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग शरीक थे, बहुत प्रयास भी हुआ, लेकिन अंत जो है सच्चाई की जीत हुई, झूठ हार गया। पूरे देश में और दुनिया में जो संत सतगुरु रविदास जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं, जो मानवता से प्रेम करते हैं, वो सब लोग आंदोलन में शरीक हुए और रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, बचाने के लिए और हमारे विरोध से डर के जो है सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है करवाया। हमारी कुछ जमीन का एक हिस्सा टुकड़ा में दे देगा। हमेशा से बहुजनों के साथ यही हुआ है, हमें ठगा गया है, हमारा बड़ा हिस्सा ठग के जो है हमें छोटा सा दे देगा। ऐसा ही एक बड़ा समझौता पूना पैक्ट भी है, सेपरेट इलेक्टोरल लेके, और जो बंटवारे की जो हिस्सेदारी थी वो छीन कर जो है रिजर्वेशन दे दिया गया, और वो रिजर्वेशन भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये श्याम दाम दंड छल कपट वाले जो लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, सरकार में बैठे हैं, वो अपनी अपनी नीतियां बनाते रहते हैं हमारे अधिकारों के विरुद्ध। उनकी नीति थी, वो कामयाब हुए। लेकिन याद रखें, मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ, आपने अभी मुझे कुछ सुनाया था बड़े बोल वाली बात, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक एक जमीन ली जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। अपने हिस्से का हम दूसरे का हिस्सा छीनेंगे नहीं, और अपने हिस्से की एक जमीन भी किसी को छीनने नहीं देंगे। समय बदलेगा, इसके लिए फिर से आंदोलन करना पड़ा तो कोई चिंता नहीं है, चंद्रशेखर जी, जेल मुझे जाना पड़ा कोई चिंता नहीं है। कल से कम 1200 सवाल आए हैं नेशनल दस्तक के पास, खासकर जो एनआरआई है, दुनिया भर के देशों में लोग रह रहे हैं कि चंद्रशेखर का क्या इनिशिएटिव होगा,
चूंकि आपने वीडियो जारी किया था, उसके बाद लोगों तक इसमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुआ। आपके आपके खुद लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। क्या आश्वासन देंगे? इस आंदोलन को भी आपने खत्म नहीं किया, इसको जारी रखेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था उस दिन भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। मेरी लड़ाई इस देश में अधिकारों की है और अपने महापुरुषों के जो आंदोलन को उसको आगे बढ़ाने की। इस देश में बहुजन समाज को के मान, स्वाभिमान, सम्मान की, अधिकारों की सुरक्षा करने की है, भारतीय संविधान सुरक्षा करने की है। तो अगर समाज चाहेगा और समाज मुझसे कहे कि हमें वो जमीन दोबारा चाहिए, तो मैं एक उससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में और दुनिया में जिस तरह क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह से अभी इंडिया के अंदर पेट्रोल के दाम है या महंगाई है या जो सरकार की जो नीति है जिनके कारण देश बर्बाद हो रहा है, इतना इतना काम है शंभू जी कि हमारी एक बड़ी टीम तो जो है उसी में लगी हुई है सब लोग। फिर सरकार को मैं इलेक्शन आऊंगा लड़ना है। तेल वाले पर लॉकडाउन की वजह से आपके आपके केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर भी हमला हुआ है। जी, जहां जहां अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी वहां इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने शायद उसके बाद उनका स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान जो है वो मिशन पे एक नहीं 1000 बार कुर्बान है। हम ऐसे नेता को आदर्श मानते हैं जिसने हमें डरना और झुकना जो है, हमें ये सिखाया कि डरना और झुकना नहीं है। तो मैं ऐसे साथियों को सल्यूट करता हूँ कि वो इतना मुझे भी ऊर्जा देते हैं कभी कभी। उन्होंने कहा कि जान भी चली जाती तो लेकिन बाबा साहब के मिशन से समझौता नहीं होगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो अच्छा लगा मुझे जान के। लेकिन ये जो हमले किए जा रहे हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी ताकत बढ़ रही है और लोग इसको पचा नहीं पा रहे। चाइना पर क्या टेक है आपका? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुई है, 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। और जैसे आपके घर के ठीक पीछे से मुझे अभी सहारनपुर में है आप, तो के मुझे पीएम केयर फंड मुझे में चंदा आ रहा है, भारत को लोन दे रहा है। मुझे मुझे जैसे मैं इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, जी जी, बताइए बताइए। नहीं, जैसे बहुत सारे रिपोर्टर जो है ना वो लेह जाते हैं और कहते हैं कि गलवान पहाड़ी में दिखा रहा हूँ खाली हो गया, जबकि वहां से 250 किलोमीटर में। ठीक वैसे ही आपके पीछे मुझे देहरादून की पहाड़ियां दिख रही है, मसूरी की। आप सहारनपुर में ये जो झूठ चल रहा है और देश की कीमत पर जो इमेज मेकिंग हो रही है प्रधानमंत्री की, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री से सहमत हैं, असहमत हैं? और सेना की शहादत पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात को पूरी करूंगा लेकिन मैं एक जरूरी बात आपको जोड़ देता हूँ। हम्म। आपके बहुजन मीडिया के जो दर्शक हैं वो जानना भी चाहेंगे मेरी क्या राय है। किसी देश को बर्बाद करना हो, सरकार संघियों की है, जुडिशरी हस्तक्षेप वो कर चुके हैं। ये जुडी जो है 4 जज बाहर आके कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका हस्तक्षेप है वहां। उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मीडिया पे उनका पूर्ण रूप से कब्जा है, मीडिया उन्हीं का है, जो चाहते हैं वही बोलता है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि वो लेह लद्दाख में बैठ के जो है गलवान घाटी की बात कर रहे हैं। वहां के आम लोग इस बात को कह रहे हैं, सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है। समझिए, एक देश के सबसे कमजोर आदमी को सबसे ताकतवर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कमजोर भी और झूठा भी मुझे कहने में किसी का मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस देश में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री वर्तमान की सरकार में है और सबसे झूठा प्रधानमंत्री भी वर्तमान की सरकार को चला रहा है, लीड कर रहा है। और इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से चाइना तो बड़ी बात है, नेपाल जैसे देश हमें आंख दिखा रहे हैं। आप समझ जाइए क्या हालात है। मैंने यही उस दिन यही कहा था जिस दिन मेरे खिलाफ जो है मेरे चरित्र पे इतना बड़ा ड्रामा किया गया, जानबूझकर, सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये पूरा षड्यंत्र किया गया। वो सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि मैंने उस दिन एक वीडियो डालकर ये कहा था कि पुलवामा का जख्म अभी भरा नहीं, शहीदों के शवों पे राजनीति करनी बंद की जाए। कब तक जो है राजनीति की भेंट हमारे शहीद जवान चढ़ते रहेंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा इस देश में। और उसके बाद मेरे ऊपर ये हमला किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम से दुखी हूं कि वो अपनी सरकार को बनाने के लिए और प्रदेशों सरकार को बनाने के लिए दुनिया से और जनता से झूठ बोल रहे हैं। और चीन ने, सच है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है, वो तो नहीं पहुंच पा रहे लेकिन हमारे साथ तो ये सच्चाई है कि वहां चीन एक्सेप्ट किया, हमारी जमीन पर कब्जा किया है और हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों की जान गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और चीन को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कमजोर हो सकता है, देश की जनता कमजोर नहीं है। हम पूरा देश जो है सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है, हमारे जवानों के साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है।
और मैंने तो ये भी कहा था अगर सरकार इजाजत दे तो भीम आर्मी के कम से कम 1 लाख जवान जो है मैं एक दिन में भेजूंगा सीमा पे देश की सेवा करने के लिए। चाहे सैलरी मिले ना मिले, तनख्वाह मिले ना मिले, फिर भी हमारे भीम आर्मी के लोग जाएंगे। ये जान देश पर कुर्बान है साहब, कौन सी तनख्वाह की बात कर रहे हैं? मोहन आठ भागवत हजार कह रहे हैं, सफाई कर्मचारी मोहन आठ भागवत हजार कह रहे रुपये हैं। सफाई कर्मचारी गटर में चला जाता है, उसकी जान चली जाती है साहब। हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और हमारे सभी नौजवानों ने हमसे कहा कि भैया जान की परवाह नहीं है, बात देश की है तो सर्वोच्च निछावर। तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी कहा था। चंद्रशेखर, क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह के डर है, चुप्पी है, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो आवाजें बंद हो गई हैं, खासकर प्राइस हाइक को लेकर, पेट्रोल का मामला हो, चीन का मामला हो, या कोरोना से जिस तरह से निपटने में सरकार नाकामयाब रही है। दो चीजें हैं शंभू भाई। 50 से ज्यादा जो है रुपए की एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है, जब तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम है तो भी जनता को लूटा जा रहा है। 900 करोड़ रुपए डेली जो है सरकार बचा रही है। तकनीकी वजहों से ये है डिजिटल इंडिया। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, और जनता में बहुत गुस्सा है, जनता में बहुत गुस्सा। मैं दो चीज आपको बता देता हूँ इसी महंगाई पे। मैंने बहुत सारे जो हैं अभिनेताओं के नेताओं के ट्वीट पुराने देखे हैं 2012-13 के समय के। अब उनको जो है सांप सूंघ गया है, उनके मुंह पर टेप लग चुकी है, अब उनके हाथ नहीं काम कर रहा, उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा, जबकि उस समय के तेल के दाम से भी ज्यादा तेल का दाम हो चुका है, जबकि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। तो यहाँ जो है पूरा सिस्टम सरकार के फेवर में वो लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ ये व्यवस्था जिस व्यवस्था की देन है, जहाँ एक तरफ जो है जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो अपने व्यक्ति को बचाते हैं, अगर वो गलत भी करता है तो बचाते हैं, उसको समर्थन है, और विरोधियों सच्चे भी होते हैं तो भी उन पर जो है झूठे आरोप लगाकर उनको किया जाता है। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात ये, जो मैं पहली बात कर रहा था वो छूट गई थी बीच में, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके जो चारों पिलर हैं, तो मीडिया तक मेरी बात आ गई। चौथा पिलर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो होता है व्यवस्थापिका जो पिलर है। एक नया कानून बना के पहले इन्होंने जो है कुछ लोगों को जबरदस्ती रिटायर कराया, फिर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया, और अब ये क्या कर रहे हैं, नया कानून बना रहे हैं कि कार्य की जो है जांच होगी, और जिनके कार्यों में कमी होगी, जिनकी कार्य क्षमता कम होगी, उनको हम लोग निकाल के उनकी जो रिक्तियां होगी लेटर लेंटर से पूरी करेंगे। ये देश के सिस्टम से हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हटाना चाह रहे हैं। ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है, क्योंकि इस देश में हमें फिर से गुलाम बना देना चाहते हैं। ये देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को समझना पड़ेगा। दूसरी जानकारी कि जब मैंने 1 लाख भर्ती के लिए अपनी टीम से कहा ना, तो 50,000 के करीब मुस्लिम नौजवानों के फार्म है। आपको पता है लगभग 50,000 मुस्लिम नौजवानों के फार्म है जो बिना किसी 1 रुपए के आर्थिक मदद के देश की सीमा पे जो है जाकर चीन से जो है दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये अब आप किससे देशभक्ति का प्रूफ मांगे, और लोग तो कोई हिला नहीं है। चंद्रशेखर, आप क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, एक पत्रकार के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जब आरक्षण मंडल कमीशन लागू हुआ, उन्होंने ओबीसी को मंदिर के नाम पे जुड़ा। क्या कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो सोशल जस्टिस का मामला हो, आरक्षण आपकी का आवाज मामला नहीं हो? आ रही शंभू भाई मुझे। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, मेरे पास एक कॉल आई थी शायद, उसके बाद दिक्कत हुई है। अच्छा देखिए, आपकी आवाज अब बहुत शायद कम आ ठीक रही हो है। जाए, शायद ठीक हो जाए। अब बताइए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको दोबारा से लीव करके स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा होता है, जो मीटिंग में अगर कॉल वगैरह आती है तो आवाज जो है ब्रेक हो जाती है। मैं दोबारा से लीव करके स्टार्ट करूं? जी जी ठीक है, कीजिए, आप कीजिए दोबारा से। मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर आप यस कर रहे हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए, हाँ ठीक। तो फिर मैं इसको लीव करके दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। अब आवाज आ जी रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है आवाज। ये चंद्रशेखर, एक सवाल होता है, लोग को लगता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जिस तरह से मंडल कमीशन लागू हो रहा था और बीजेपी ने मंदिर का आंदोलन चलाया और वो सत्ता में है आज, बीजेपी की हार्डकोर स्ट्रेटजी जो है वो मंदिर मस्जिद होती है, एंटी मुस्लिम, एंटी रिजर्वेशन। क्या कोई ऐसा नेता है इस देश में, कोई लगता है जो साफ साफ कहे कि भैया अयोध्या में हम साकेत है, वहां बुद्ध की पूरी परंपरा है, अवशेष मिले हैं, हम वहां बुद्ध विहार बनाना चाहेंगे या वहां हॉस्पिटल बने?
कोई युवा नेता दिख नहीं रहा है जो उस तरह से काउंटर करे बीजेपी को, जो उनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो उनकी जो एंटी मुस्लिम्स पॉलिटिक्स है, एंटी रिलीजन पॉलिटिक्स है, वो जिस तरह से लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं, कहीं ना कहीं एक झिझक है लोगों के मन में। और लोग आपसे बहुत ज्यादा, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, खासकर ट्राइबल, वो पूछते हैं कि चंद्रशेखर रावण में वो सलाहियत दिखती है कि वो एक नया जो आइडिया है उस पर काम कर सकते हैं। देश में सरकारी अस्पताल की बात हो, सरकारी स्कूल की बात हो, इसको लेकर एक मैसिव कैंपेन चला सकते हैं। आपकी क्या समझ है इन सब मुद्दों पर? आप कैसे काउंटर करेंगे बीजेपी को, और इसके लिए आप किस तरह की लोगों से समर्थन की उम्मीद करते हैं? लोगों से क्या चाहते हैं आप? लोग आपको किस तरह से मदद करें, और आपको क्या लगता है इस तरह का कोई कैंपेन चलाया जा सकता है? बीजेपी जिस तरह से हार्डकोर कैंपेन चलाती है किसी भी मुद्दे को लेकर, जिस जो मुद्दा उसको सूट करता है, तो देखिए, आप लोग के लिए क्या आरक्षण हो, या अयोध्या में साकेत की बात हो, बुद्ध विहार की बात हो, या सोशल जस्टिस की बात हो, या संविधान बचाने का, तो ये जो हार्डकोर मुद्दे हैं, इसको जिस तरह से बीजेपी अपने मुद्दे को लेकर कैंपेन चलाती है, क्या आप लोग करने में सक्षम है? और अगर नहीं कर पा रहे हैं चंद्रशेखर रावण, तो उसमें आपको लोगों की क्या मदद चाहिए? लोग ये भी कह रहे हैं कि हम मदद के लिए तैयार है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्या मदद चाहिए? देखिए शंभू भाई, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी की जो पूरी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति, वो धर्म और राष्ट्रवाद तक सीमित है। उनके पास उनका कोई और विकास का कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी देश में जो भी व्यक्ति रहता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस समाज को, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाए कि वो भी मुख्य धारा से जुड़ चुके, लेकिन ऐसा सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। सबसे बड़ा तो अभी देश में 51% से ज्यादा युवा हैं, और वो 90% बेरोजगार है। तो एक बड़ी कैंपेनिंग हम लोग बेरोजगारी पे चलाने वाले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह करके जो है निजीकरण स्टार्ट किया है, जिस तरह से हमारे लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल रहे हैं, प्राइवेट नौकरी निकाल के आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, गुलाम बनाने की प्रक्रिया। अब आप याद रखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आंदोलन करता आपको नजर आऊंगा। मैं इससे अपने लोगों के अधिकारों के लिए मैं इससे भी बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। क्या कोलिजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे? कोलिजियम सिस्टम को लेकर, बिल्कुल और क्या? चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा, जब तक हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमें लगता है हमारी बात ही नहीं होगी। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखिए, महंगाई की मार देशभर है। एक तो कोरोना जैसी जो है महामारी, ऊपर से जो है महंगाई की मार जो है दुगनी जो है सरकार डाल रही है। कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई लॉकडाउन से बाहर आता है तो ये उन पर मुकदमे लगाते हैं, उसको जेल भेजते हैं, लाठियां मारते हैं। तो एक तरह से ये लोग लोगों को डरा के राजनीति कर रहे हैं, विरोध की आवाज को दबा रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं, और इस पर, क्योंकि कोई भी काम बिना रणनीति के नहीं होगा, रणनीति बना के काम होगा, और कुछ साथियों के सपोर्ट से भी होगा। लोग शिक्षा पे एक देखा, वन नेशन वन एजुकेशन का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए। हम मेडिकल पे भी वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी देख लिया हेल्थ के किस तरह की समस्या है हमारे यहाँ। कोरोना से ज्यादा लोग तो इसलिए मरे हैं क्योंकि उनको अच्छा इलाज ही नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल में उनकी एंट्री नहीं हुई है, उनको दाखिल नहीं किया गया है। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि गरीबी अमीरी का की जो दीवार खड़ी कर दी है कि गरीबों को इलाज की दिक्कत है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहां भी समस्या है, सब पे हमारी नजर है, और उस विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, हम ऐसे सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ सत्ता का सुख भोगना और सिर्फ राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। इस देश में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखना, उनकी रक्षा करना, उनको इस देश में आगे बढ़ने का मौका देना, ये भी, इसके लिए भी प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है और हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम आपको आपको लोगों बहुजन से समाज को किस तरह इकट्ठा की करने के मदद लिए चाहिए? काम कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए कि मुझसे तो हजारों लोग आपका नंबर मांगते हैं, मुझसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, जबकि मेरे पास खुद आपका नंबर नहीं होता है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उनको हमसे क्या मदद चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको अभी उन्होंने अपना सफर खुद तय किया यहाँ तक। और तो आपको, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप लोगों से किस तरह की मदद चाहते हैं, या आप लोगों से किस तरह का सजेशन चाहते हैं, या किस तरह से? मैं एक मामूली से घर में रहता हूँ, और एक साधारण व्यक्तित्व के मेरे फादर जो है एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। मुझे पैसों से अपना घर नहीं भरना है। हाँ, मूवमेंट चलाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी,
तो व्यक्तिगत रूप से मुझे किससे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारी पार्टी का अकाउंट जो है डिक्लेयर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उस अकाउंट को मैं सब लोगों को दूंगा। आपसे भी कहूंगा और सब लोगों से भी कहूंगा कि वो सब लोग सहारा लगाएं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि आर्थिक जो है समस्या से ये पार्टी और ये मूवमेंट ना जूझे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, तो मैं इसके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि अभी पार्टी का अकाउंट जारी नहीं हुआ तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि जब अकाउंट जारी होगा तो अपने आप ये अपील करूंगा लोगों से, साथियों से, कि वो हमें आर्थिक मदद भी कराए, जिससे हम इस दौड़ में, क्योंकि आज की दौड़ जो है और काशीराम के समय से अलग दौड़ हो चुकी है। आज जो है जब कंपटीशन में आप उतरते हैं तो आपको सामने वाले को मार देने के लिए उसके सामने सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। समस्याएं हैं। तब मान्यवर काशीराम ने एक वोट और एक नोट की राजनीति शुरू करी थी। मैं फिर से दोबारा से एक वोट और एक नोट की अपील अपने समाज से करूंगा, अपने जो हितैषी है उनसे करूंगा। जो अपील है मुझसे मेरी कि हमेशा जन समर्थन तो वो हमें करते ही रहें, क्योंकि जन समर्थन एक सबसे बड़ी ताकत है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो जन समर्थन जरूर उसमें और बढ़ोतरी करें, ये मेरी जो है एक अपेक्षा अपने साथियों से रहेगी, क्योंकि हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, तो उनके सहयोग की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है और वही मालिक है। हम लोग तो, मुझे तो अपने परिवार को राजनीति नहीं करानी है, मेरे परिवार का तो व्यक्ति कभी भी जो है हमारी पार्टी में किसी पद पे नहीं रहेगा। अगर किसी के परिवार, हमारे परिवार किसी व्यक्ति को काम भी करना है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, अगर किसी को काम भी करना है तो जमीन लेवल पे आके जो है किसी बूथ पर काम अपना शुरू करे, और जनता अगर को उसका काम अच्छा लगे तो उसको मौका दे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लेके आऊंगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत की, उनको मौका मिले और वो आगे चल के जो है मेरे साथ भी और मेरे बाद भी इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाए। ऋषिकर, क्या लग रहा है ये जो जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन बीजेपी अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है क्योंकि उसके पास संसाधन है, मीडिया है, वो चाइना जेलसीडी लगा देते हैं 70,000। आप लोग कैसे कंटेस्ट करेंगे? आपकी नई पार्टी है, और संसाधन भी नहीं है, तो ऐसे में और क्या मतलब खुल के आप क्या कहना चाह रहे हैं देश के लोगों से? क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है लोग, और उसमें अभी भोपाल मध्य प्रदेश में बाइपोल हो रहा है, उसके लेकर क्या स्ट्रेटजी है? उसके बाद बिहार का चुनाव होगा, तो उस पर क्या आगे की रणनीति है आपकी? भाई, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। ये कर्ज जो है हमारे महापुरुषों का, जो हमारे दिल और दिमाग दोनों पर है, इस कर्ज को उतारने का जो जुनून हमारे, और मैंने लाखों लोग नौजवानों के अंदर जो देखा है, हम अपनी मेहनत से इस, यही मनवादी सिस्टम था, यही पार्टियां थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, अन्य पार्टियां थी, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम ने इनके सामने एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया और इनको जो है छका दिया। इनके सामने ही जो है मजबूत मूवमेंट खड़ा की तरफ अपने लोगों को आगे बढ़ाया। पूरे देश में जो है विधानसभा सभा की सीट आई, मैं उन्हीं का चेला हूं और मैं बेहतर जानता हूं इनको किस तरह से जो है सबक सिखाना है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम जमीन पे काम करेंगे और एक बहुत बढ़िया टीम हमारे पास है जिनको समाज से प्यार है। उन साथियों को और कैडराइज करके जो है ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। संसाधन विहीन है लेकिन हौसले बड़े भारी हैं। और अभी देखिएगा जब कैडराइज लोग मैदान में उतरेंगे, बिहार हो या मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो या यूपी के उपचुनाव हो, तो एक एक व्यक्ति जो है हजार हजार लोगों को प्रभावित करेगा अपनी बातों से, मूवमेंट के प्रति और समाज को आगे बढ़ाने के प्रति। आप देखिएगा जो जिस दिन सड़क पर उतरेंगे आंदोलन में या राजनीतिक दल के रूप में भी, जमीनी काम जब शुरू करेंगे, मैं खुद जब इस दिन निकलूंगा उस दिन आप देखिएगा कि आपको एक अलग ही जोश जो है प्रदेश में और देश में देखने को मिलेगा। बस ये एक सवाल तो बनता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, चुनाव भी लड़ने का आपने ऐलान कर दिया है, शायद बाइपोल लड़ने जा रहे हैं आप मध्य प्रदेश में। बड़े बड़े एजेंडे क्या होंगे? क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों से ही आपकी कैंपेनिंग शुरू हो रही है। भोपाल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है। पहले पूरा प्रयास रहेगा कि बीजेपी को वहां से सत्ता में रोका जाए, और दूसरा जो जरूरी है, जैसे मध्य प्रदेश में है कि 2 अप्रैल के मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं, अभी भी हजारों लोगों पे मुकदमे हैं, सबसे पहले उनको वापसी कराया जाएगा। उसके अलावा जो जिस तरह से अत्याचार के मामले हो रहे हैं पूरे, चाहे वो मध्य प्रदेश में और बिहार में, उन पे कंट्रोल कराया जाएगा। फिर रोजगार को जो है और एजुकेशन पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा, हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जो मेन मेन एजेंडे हैं वो जो जरूर
उन पे जरूर सब चीजों पे काम होगा, और महंगाई पे और सब चीजों पे प्रदेश लेवल पे जो है उस पे भी काम होगा कि एक्साइज ड्यूटी कम करके जो है गरीबों को, जो जरूरतमंद लोगों को राहत दिया जाए। लेकिन जब हम लोग का राज में होंगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा, भूख से किसी की जान नहीं जाएगी, या अच्छा इलाज ना मिलने के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। इन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आता हूँ, मैंने झेला है सब चीजें। एट्रोसिटी होती है, मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, हॉस्पिटल में बाहर पड़े पड़े जो है बिना एंट्री के जान चली जाती है, किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। एक सबसे जरूरी बात, जिस तरह से धर्म के तौर पे यहाँ बड़े मामले खड़े हुए, मॉब लिंचिंग हुए, सब चीजें, मैं इन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध चाहता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और करने वाले को इतनी सख्त सजा मिले कि दोबारा कोई घटना ना हो। मैं इस पे एक बड़ी कार्रवाई करने के मूड में हूँ, तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं इस पे करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जैसे अगर एक सवाल और, आपने कहा कि आप गरीब परिवार से हैं, वो सब हम लोग जानते हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग हैं। युवाओं को आप क्या कहेंगे? अभी आप क्या हाथ में छाले पड़े हुए हैं, सब्जी लगा रहे थे या आप कुछ काम भी कर रहे थे, वो तमाम लोग जो जो मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, जो आपकी पार्टी से, आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को लगता है कि एक युवा चेहरा आया है जो हमारे हक की बात कर रहा है, जो हमारे लिए रात दिन सड़कों पर है। लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन लंबा खींचता है और जिस तरह के हालात हैं, कोर्ट बंद है, हमारे चीफ जस्टिस अभी जो है हार्ले डेविसन की टेस्ट राइड कर रहे हैं नागपुर में, वो भी उन्होंने मास्क नहीं पहना है, हेलमेट नहीं लगाया है, वो फोटो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया है। तो चैलेंजेस बड़े हैं और संसाधन भी नहीं है, लेकिन और ये कोरोना का ही है, उसके बाद बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मोटा मोटी तरीके से आप बात किया तो कब से आप फिर से एक्टिव हो रहे हैं, और पूरी लड़ाई क्या सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाएगी? आप जुलाई वर्चुअल से, है? हाँ। जुलाई से एक्टिव हो रहे हैं, और आपको जुलाई के बाद जुलाई में सड़क पे दिखाई देंगे 100%। बात यह है कि मेरे छाले जो हैं, ये कोई दिखाइए, बात थोड़ा सा नहीं। नजदीक लाइए तो वो दिख जाएगा। दिखाइए, ये अभी भी मतलब आप खेती कर रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये तो हाँ दो हाँ, दो मैं साल आज घर पे हूँ, मेरे हाथ में जो है देखिए छाले जो हैं आए हुए हैं। हम्म। तो ये सब आज क्योंकि काम किया है खेत में थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि मैं हजारों लोगों से रोज बात करता हूँ यहाँ पर, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके रोजगार छिन गए हैं, और देश में भी बात करता हूँ तमाम लोगों से, तो ये जानने का प्रयास करता हूँ किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी समस्याएं हैं घर में, परिवार में, बच्चों की पढ़ाई से लेके। कुछ पेरेंट्स हैं जो आते हैं, कहते हैं भैया स्कूल, प्राइवेट स्कूल फीस माफ नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि एग्जाम से एकदम से थोप दिए जा रहे हैं, भैया हमारी तैयारी नहीं है, लॉकडाउन में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानियां, कहीं भूख की परेशानियां, तो कहीं इलाज की परेशानियां, कहीं एट्रोसिटी चीजों को, कि लॉकडाउन है पूरी दुनिया में कोरोना की समस्या, लेकिन भुखमरी से और जुल्म से, सरकार की गलत नीति की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर इस देश के आम आदमी को हो रहा है, बहुजन समाज को हो रहा है, तो वो सरकार की इच्छा से हो रहा है, सरकार के जो है सहयोग से हो रहा है। सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी। समस्याएं बड़ी हैं शंभू भाई, तो हम भी छोटे नहीं है, हम भी बड़ी समस्याओं के लिए बने हैं। बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो हमारे साथी भी हल कर लेंगे। जब इतना प्यार और इतना जो है विश्वास, इतनी उम्मीद जो हमें उनको हमसे है, तो चैलेंज भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं तो बड़े चैलेंज की तरफ ही दौड़ता हूँ। मैं इसलिए जो है, जब भी गलत होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ हो या सरकार द्वारा, मैं इसका विरोध करता हूँ खुल के। तो इस बड़े चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, और जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर मैंने अभी तक कोई लड़ाई हारी नहीं है, मजा आएगा तो लड़ने का। लंबी बातचीत हो गई है, चूंकि दबाव बहुत ज्यादा होता है मुझ पर लगातार, मुझे कहा जाता है, दर्शकों की बहुत डिमांड होती है, खासकर बहुजन समाज के लोग जो नेशनल दस्तक को देखते हैं, जो 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और 100 करोड़ के करीब व्यूअरशिप हो गई है। उनकी लगातार कोशिश होती है कि चंद्रशेखर रावण के मिनटों का अपडेट उनको दिया जाए, और मुझ पर भी दबाव होता है, लेकिन चंद्रशेखर रावण के पास भी समय की कमी होती है, लगातार हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा हो तो उनकी क्या राय है वो जानी जाए। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि जुलाई के बाद वो फिर से सड़कों की तैयारी कर रहे हैं। मुद्दा तैयार है वही। शंभू भाई। जी जी, जुलाई के बाद या जुलाई खत्म होने के बाद? जुलाई में आप मुझे रोड पे देखेंगे। जुलाई, शंभू भाई, मेरे हाथ में जो छाले हैं, हाँ। मैं इनका दर्द महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज ज्यादा काम कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने लोगों के पैरों में छाले देखे हैं लॉकडाउन में, गरीबों के पैरों में छाले देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों के पैर में छाले देखे हैं। उनके दर्द को महसूस करने का प्रयास कर रहा हूँ, और महसूस कर रहा हूँ कि क्या कितनी समस्याओं से जूझ के वो अपने घर तक पहुंचे, और क्या उनको महसूस हो रहा होगा। तो उस मैं एक तकलीफ को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ।
मैं एक पत्रकार के तौर पे आपसे ये बात जरूर कह सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने पढ़ा लिखा है, देखा है कि सत्ता में जब तक आप उन लोगों को नहीं भेजेंगे सरकार में, जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिन लोगों ने उस जिंदगी को जिया है, तो आपको सड़कों पर भूखे मरना पड़ेगा। अगर आपके लोग जो उस पृष्ठभूमि के हैं, फिलहाल जो देश में सरकारें चल रही हैं या जो 60 साल से चली हैं, उसमें कुछ ऐसे बहुजन समाज के लोग भी पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत काम भी किया है बहुजन समाज के लिए। लेकिन अब जरूरत है कि आप ऐसे युवाओं को आपको आगे लाना पड़ेगा जो आपकी आवाज को सशक्त बने और जो पूरी राजनीति को, पूरे खेल को समझते हैं। आप लोगों ने इस पूरी बातचीत को सुना है। अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण से और क्या सवाल पूछे और क्या आपको उन पर भरोसा है, क्या आप उनको नाप तोल रहे हैं, जुलाई के बाद वो फिर ऐलान कर रहे हैं कि हम फिर सड़कों पर होंगे। ऐसे में सवाल है कि जिस वक्त इस देश में एक चुप्पी सी है, विपक्ष के नेताओं में एक डर है, सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पोस्ट लिखने पर भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मैं ये सोचकर ऑफिस आता हूँ कि शायद आज मेरा अंतिम दिन हो, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या मार दिया जाए। इस तरह के हालात हैं, सबके मन में एक डर है जो सरकार चल रही है सत्ता व्यवस्था से। उस हालत में जो शख्स जेल जा रहा है, आपके लिए आंदोलन की बात कर रहा है, हम उसको अगर विपक्ष नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के साथ, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं होगा। तो चंद्रशेखर रावण फिलहाल विपक्ष के एक बड़े चेहरा हैं जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश है आगे भी कभी जरूर आपको फुर्सत मिले, समय मिले और अगर मैंने कोशिश की तो जरूर। आपसे भी निवेदन है मेरा, आज के रिस्पॉन्ड के लिए शुक्रिया। आपसे भी निवेदन है मेरा कि बहुजनों को जागरूक करते रहे। बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं दलितों को, पिछड़ों को आपस में लड़ाने के, दलितों को आदिवासियों को आपस में लड़ाने के, आदिवासियों को मुस्लिमों को लड़ाने के, दलितों मुस्लिमों को लड़ाने के, बैकवर्ड और मुस्लिम को लड़ाने के बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। आप भी लोगों को जागरूक करते रहे, मैं भी कर रहा हूँ। कुछ जिम्मेदारी आप उठाएंगे, कुछ हम उठाएंगे मिलकर। अगर बहुजन समाज के युवा और जिम्मेदार साथी उठाएंगे तो सरकार शायद ये लोग अपने इन इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे जो लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग अगर एक संवैधानिक देश, बेहतर देश, बाबा साहब के सपनों का देश चाहते हैं तो धार्मिक रूप से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ हमें बात करनी पड़ेगी एक नागरिक के तौर पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।